नमस्ते साथियों। भारत द्वारा सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की भविष्यवाणियाँ हजारों सालों से की जाती रही है, तो हमारे को ये जानने की उत्सुकता जरूर होती होगी कि आखिर इसके पीछे क्या विज्ञान है, क्या गणित है। तो आज इसी उत्सुकता को हम दूर करने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे का विज्ञान और गणित को जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमारे को सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के लिए ये पता होना चाहिए कि सूर्य ग्रहण कब होता है, चंद्र ग्रहण कब होता है। सूर्य ग्रहण होता है अमावस के दिन, जब पृथ्वी और सूरज के बीच में चंद्रमा आ जाता है और सूर्य की किरणें पृथ्वी तक पूरी नहीं पहुंच पाती, तो उस टाइम सूर्य ग्रहण कहलाता है। इसी प्रकार चंद्र ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा के और सूरज के बीच में पृथ्वी आ जाती है, जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ने लग जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है। और चंद्र ग्रहण हमेशा पूनम को होता है और सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस को होता है। तो हर अमावस को सूर्य ग्रहण नहीं होता और हर पूनम को चंद्र ग्रहण नहीं होता। तो फिर ऐसे क्या होता है कि सूर्य ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण कैसे होता है? तो इसके पीछे की जो वैज्ञानिकता है और गणित है, उसके बारे में हमारे को कुछ जानकारी होनी चाहिए। कि सबसे पहले तो हमारे को सूर्य की क्रांति पता होनी चाहिए और चंद्रमा की क्रांति पता होनी चाहिए, और सूर्य का भोगांश पता होना चाहिए और चंद्रमा का भोगांश पता होना चाहिए। सूर्य ग्रहण जब होगा जब सूर्य का भोगांश और सूर्य की क्रांति चंद्रमा का भोगांश और चंद्रमा की क्रांति के बराबर होगा। मतलब सूर्य का भोगांश और चंद्रमा का भोगांश लगभग एक ही हो, और सूर्य की क्रांति और चंद्रमा की क्रांति एक ही हो। तो ये क्रांति क्या होती है, भोगांश क्या होता है, ये एक बहुत हमारे को जानने जरूरी है। और इसी प्रकार चंद्र ग्रहण कब होता है? जब सूर्य का भोगांश और चंद्रमा के भोगांश में 180 डिग्री का फर्क होता है, मतलब बिल्कुल अपोजिट में आ जाते हैं। और सूर्य की क्रांति और चंद्रमा की क्रांति बिल्कुल अपोजिट होती है, एक की पॉजिटिव होती है, एक की नेगेटिव होती है। तो ये क्रांति और भोगांश क्या होता है, इसके बारे में समझेंगे, फिर हम सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में समझेंगे। तो ये मैंने सबसे पहले हम पृथ्वी को समझ लें। ये पृथ्वी बनाई है मैंने, ये पृथ्वी है और कैमरे की तरफ सूरज है मान लो। तो पृथ्वी सूरज के चारों तरफ इस तरीके से घूम रही है, यूँ साल भर में एक चक्कर काट लेती है। यहाँ से शुरू होएगी, साल भर बाद 365 से 1/4 दिन में वापस यहीं आ जाएगी घूम के, कैमरे की तरफ से पीछे से चक्कर काटती हुई, और अपनी एक्सिस पे यूँ घूमती है पश्चिम से पूर्व की तरफ। सूरज पूर्व से पश्चिम की तरफ दिखाई देता है जाते हुए, तो ये इस तरीके से घूमती है पृथ्वी। तो अब मैं इसको एक्चुअली इक्वेटर, अब यहाँ थोड़ा सा इक्वेटर टेढ़ा नजर आ रहा है, अब मैं हमारे को समझने के लिए मैं इक्वेटर को सीधा कर देता हूँ यहाँ प्लेन। तो ये इक्वेटर है, ये इसका उत्तरी गोलार्ध है, ये इसका दक्षिणी गोलार्ध है। नीचे की तरफ इक्वेटर के नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध और इक्वेटर के ऊपर उत्तरी गोलार्ध। तो ये अक्षांश होते हैं, जो इक्वेटर के पैरेलल में जो लाइनें चलती हैं वो एक अक्षांश कहलाती हैं। 10 डिग्री, 20 डिग्री और 90 डिग्री तक, मैक्सिमम 90 डिग्री तक। इसी तरीके से साउथ के अंदर भी 10 डिग्री, 20 डिग्री और अप टू 90 डिग्री तक मैक्सिमम होती है। इसी तरीके से देशांतर रेखाएं होती हैं, इसको लॉन्गिट्यूड कहते हैं। अक्षांश को कहते हैं लैटिट्यूड और देशांतर को कहते हैं लॉन्गिट्यूड। ये लॉन्गिट्यूड का 180 डिग्री के होते हैं सिर्फ, यहाँ से 0 से शुरू करके और 180 डिग्री तक। इसी प्रकार अगली राइट साइड में पूर्व में और दक्षिण पश्चिम में देशांतर रेखाएं होती हैं। तो इतनी डिटेल में अभी बात नहीं करते, इसको हम यहाँ सिर्फ सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की वैज्ञानिक जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो जैसे यह मैंने यहाँ सूरज दिखाया है, ये सूरज एक्चुअली क्या है कि इतना छोटा नहीं होता, पृथ्वी से लाखों गुना बड़ा होता है। सिर्फ क्रांति को समझाने के लिए मैंने यहाँ स्पेस की कमी होने की वजह से ये सूर्य इस तरीके से दिखाया। तो जब 22 मार्च को सूरज इक्वेटर के ऊपर बिल्कुल परपेंडिकुलर, ये दिन के 12 बजे है, दिन के 12 बजे इक्वेटर के बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है सूरज। यहाँ जो आदमी खड़ा होता है, यहाँ दिन के 12 बजे है, इस 12 बजे जो आदमी खड़ा होगा इसके इक्वेटर के ऊपर, इसको दिन के 12 बजे बिल्कुल सूरज सिर के ऊपर नजर आएगा। तो सारी लाइनें जो सूरज से हमारी को जो किरणें आती हैं वो इसके पैरेलल में आएंगी। इक्वेटर, ये जो लाइनें आ रही है ना रेखा, इसके पैरेलल में यूँ आएगी, यूँ। तो ये सारी ऐसे नजर आएगी, क्योंकि सूरज बहुत बड़ा है पृथ्वी से और काफ़ी दूर है,
तो ये यहाँ पृथ्वी तक आते आते इसकी लाइनें पैरेलल में नज़र आती है। पृथ्वी से लाखों गुना बड़ा है। तो इसी प्रकार जब सूरज 22 मार्च से या 21-22 मार्च से आगे बढ़ता है सूरज, तो क्या होता है 21-22 मार्च से आगे बढ़ते बढ़ते ये सूरज की जो एंगल होता है वो ऊपर की तरफ चलने लग जाता है। पहले यहाँ आता है, फिर यहाँ आता है, फिर यहाँ आता है, फिर यहाँ आता है, फिर यहाँ आता है। ये इस यहाँ जो 21-22 मार्च को सूर्य की क्रांति उस टाइम 0 होती है, वो मेषार्क कहलाता है। मेष के मतलब मेष रेखा के ऊपर, ये विषुवत रेखा के ऊपर परपेंडिकुलर होता है मेषार्क। जैसे 12 राशियाँ होती है ना, तो इसी प्रकार मेषार्क होता है, विषुवार्क होता है। आगे से आगे राशियाँ चलती है, 12 राशियाँ। तो हम उसके ऊपर अब उसके अलग से वीडियो बना रखे हैं। अभी हम सिर्फ यहाँ बात करें कि सूर्य की क्रांति के बारे में। तो सूर्य की क्रांति जैसे 21-22 मार्च से आगे बढ़ना शुरू होता है, पृथ्वी सूरज के चारों तरफ चक्कर काटती हुई, तो सूरज इस तरीके ऊपर की पोजीशन में आ जाता है और 21 जून तक यहाँ आ जाता है, मैक्सिमम इसकी पोजीशन में आ जाता है। और वापस 21 जून से पृथ्वी सूरज के चारों तरफ चक्कर काटती हुई आगे बढ़ती है। तो 22 सितंबर तक, वापस 22 सितंबर को 22 मार्च की जो पोजीशन थी वहीं आ जाता है सूरज। और 22 सितंबर से जैसे जैसे आगे बढ़ता है 21 दिसंबर तक, तो सूरज यहाँ आ जाता है। और फिर वापस 21 दिसंबर से 22 मार्च को वापस इस तरीके से। तो ये सूरज इस तरीके से वाइब्रेट करता है साल भर में यहाँ से यूँ गया, यूँ गया, यूँ गया, यूँ गया, ऐसे साल भर में यूँ चलता रहता है। एक साल में एक पूरा सर्किल बन जाता है। इसको सर्किल आप समझोगे नहीं। सर्किल का मतलब ये होता है कि एक पूरा अपनी आवृत्ति पूरी कर लेता है, साल भर में एक आवृत्ति पूरी कर लेता है। यहाँ जहाँ से शुरू हुआ वहाँ तक वापस उसी पोजीशन में आ जाता है एक साल के अंदर। तो उसको आवृत्ति को कहते हैं, सर्किल कहते हैं इंग्लिश में वैसे तो ये इसमें क्रांति क्या हुई फिर? तो क्रांति ये हुई कि 21-22 मार्च को जब मेष राशि में था सूरज, बिल्कुल एग्जैक्ट मेष राशि में, तो उस टाइम उसकी क्रांति थी 0। और जैसे आगे बढ़ने शुरू हुआ तो उसकी क्रांति इस मेष राशि से कितने ऊपर एंगल आ गया। तो यहाँ मैक्सिमम ये एंगल जो है, ये वाला एंगल 23 डिग्री है, ये वाला 23 डिग्री 20 मिनट कुछ होता है। तो ये जो एंगल बनता है, ये मैक्सिमम क्रांति हुई इसकी 21 जून की। इसके बीच में 0 से लेके 23-20 मतलब जिस दिन क्रांति क्या होगी वो उसको क्रांति कहते हैं। कितने डिग्री एंगल चला गया। 21-22 मार्च के बाद मान लो 21-22 अप्रैल आ गया, तो वो इसकी क्रांति करीब करीब यहाँ 12 डिग्री होगी। और उसके बाद मतलब वो हम अलग से कैलकुलेशन, मैंने वैसे अलग से वीडियो बना रखा है कि हम क्रांति कैसे निकालते हैं, और यहाँ थोड़ा सा डिटेल में समझा देंगे कि क्रांति कैसे निकालते हैं। तो ये जो एंगल बनता है, इस एंगल को कहते हैं क्रांति। जहाँ जिस पोजीशन में सूरज होता है जिस दिन, तो वो उस पोजीशन की क्रांति कहलाती है। ये अभी यहाँ बिल्कुल इसके पैरेलल में तो ये 0 डिग्री, और आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ 23 डिग्री मैंने बताया था। जैसे इस लाइन के पैरेलल में जो लाइन आती है उसके ऊपर कितना डिग्री ऊपर एंगल बन गया सूरज का, तो ये हुआ क्रांति। तो ये तो बताई मैंने सूरज की क्रांति। सूर्य का भोगांश क्या होता है? इसी तरीके से चंद्रमा की क्रांति होती है। एक्चुअली अब मैं पहले सूर्य का भोगांश बता दूं, फिर मैं चंद्रमा की क्रांति बताऊंगा और फिर चंद्रमा का भोगांश बताऊंगा। तो सूर्य का भोगांश क्या होता है? जैसे मैंने बताया था, पृथ्वी सूरज के चारों तरफ चक्कर काट रही होती है, सूरज के चारों तरफ यह। तो 22 या 21-22 मार्च को सूर्य का भोगांश 0 होता है, जब बिल्कुल मेष राशि में होता है सूरज, एग्जैक्ट मेष राशि में होता है उस टाइम उसका सूर्य का भोगांश 0 होता है। और जैसे जैसे 21 या 22 के आगे बढ़ेगा सूरज, एक दिन आगे बढ़ा, मान लो 21 मार्च को मेष राशि में था, तो 22 मार्च को 1 डिग्री और आगे बढ़ गया, क्योंकि 365 सही 1/4 दिन में पृथ्वी अपनी पूरी उसी पोजीशन में आ जाती है, पृथ्वी सूरज के चारों तरफ चक्कर काटती हुई। तो जब मेष राशि से शुरू हुआ तो वापस 1 साल बाद वापस मेष राशि में आ जाएगा सूरज, तो वापस 0 उसका भोगांश आ जाएगा, या 360 डिग्री भोगांश कह सकते हैं साल भर का। तो 21 मार्च को शुरू किया, 22 मार्च को 1 डिग्री आगे बढ़ गई पृथ्वी, तो उसका 1 डिग्री भोगांश हो गया। 23 मार्च को 1 डिग्री और आगे बढ़ गई पृथ्वी, तो उसका 1 डिग्री नहीं रहेगा, टोटल कम्युलेटिव भोगांश क्या कहलाएगा? 2 डिग्री कहलाएगा। और फिर 24 मार्च को क्या हो जाएगा? उसका 1 डिग्री और आगे बढ़ गया, तो उसके 3 डिग्री भोगांश हो गया। इस तरीके से आगे, और वापस 21 अप्रैल तक आते आते उसका
30 डिग्री बोगांश हो गया, क्योंकि वो 30 दिन, लगभग 30 दिन चल चुकी है पृथ्वी। तो 24 घंटे के अंदर 1 डिग्री बोगांश आता है, तो ये कम्युलेटिव बोगांश कहलाता है। तो इसी प्रकार अगर मान लो मैं कहता हूँ कि यहाँ जैसे 21 जून को क्या आ जाएगा, 21 जून को 3 महीने निकल जाएंगे, तो 90 डिग्री पे कितना बोगांश आ जाएगा, लगभग 23 डिग्री का, नहीं वो सॉरी कितने डिग्री का बोगांश आ जाएगा, 90 डिग्री का बोगांश आ जाएगा। तो ये हुआ सूर्य का बोगांश, सूर्य की क्रांति होगी, सूर्य का बोगांश हो गया। अब मैं चंद्रमा की क्रांति बताता हूँ। क्या होता है कि पृथ्वी जिस प्लेन के अंदर सूर्य के चारों तरफ चक्कर काट रही होती है, इसी प्रकार चंद्रमा भी पृथ्वी के चारों तरफ एक ही प्लेन में चक्कर काट रहा होता है। दोनों प्लेन कोइंसाइड नहीं करते, दोनों प्लेनों के अंदर 5 डिग्री का फर्क होता है। जिस प्लेन के अंदर पृथ्वी सूरज के चारों तरफ चक्कर काटती होती है, उससे 5 डिग्री ऊपर की तरफ काटता हुआ निकलता है सूरज, ये चंद्रमा। चंद्रमा जो है उस प्लेन से 5 डिग्री का एंगल बनाते हुए चक्कर काटता है पृथ्वी के। तो उस जो हमारी 23 डिग्री की क्रांति थी सूरज की, उससे चंद्रमा की क्रांति 4-5 डिग्री ऊपर, 4-5 डिग्री नीचे तक जाती है। तो चंद्रमा की क्रांति उससे बढ़ जाती है, क्योंकि उसका प्लेन जो है 4-5 डिग्री ऊपर, 4-5 डिग्री नीचे चला जाता है। मतलब मैक्सिमम जो प्लेन की जो पोजीशन, चंद्रमा की जो पोजीशन होती है प्लेन के अंदर, मैक्सिमम तो 26 डिग्री 27 डिग्री तक, 27 डिग्री तक ऊपर चला जाता है, 27 डिग्री तक नीचे चला जाता है चंद्रमा। तो उसकी क्रांति, चंद्रमा की क्रांति 27 डिग्री ऊपर तक, 27 डिग्री नीचे तक मैक्सिमम जाती है, और जीरो भी मतलब जीरो भी आ जाती है बीच में, क्योंकि वो उस टाइम कहीं कहीं कोइंसाइड कर जाती है। एक ही प्लेन, जब एक प्लेन दूसरे प्लेन में कटता है, जहाँ जिस पोजीशन में चंद्रमा आता है दोनों प्लेनों को काटता हुआ, उस पोजीशन के अंदर उनकी क्रांति मतलब क्या होती है कि उसकी पोजीशन के अनुसार ही बन जाती है, क्योंकि एक ही प्लेन में आ गए वो दोनों। तो जो उस टाइम एक ही प्लेन के अंदर उसकी क्रांति जो है वो सूर्य की क्रांति के बराबर आएगी। तो अब मैं आपको बताता हूं चंद्रमा का बोगांश। ये तो मैंने बता दिया चंद्रमा की क्रांति। चंद्रमा का बोगांश क्या होता है? चंद्रमा का बोगांश एक्चुअली क्या है कि चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों तरफ 27.5 दिन में एक चक्कर पूरा निकाल लेता है, जबकि चंद्रमास जो होता है, जैसे पूनम से अगले पूनम तक जो 29.5 दिन की लगभग मैं बता रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं बता रहा, 29.5 दिन में आती है एक पूनम से अगली पूनम तक, 29.5 दिन का होता है। तो 27.5 दिन के अंदर कितना 360 डिग्री घूम लेता है चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ। तो 27.5 दिन 360 को अगर 27.5 से भाग करते हैं तो लगभग कितना आता है 13-14 डिग्री। तो एक दिन के अंदर 13 डिग्री का बोगांश आता है, जबकि सूर्य का बोगांश क्या था, एक दिन में 1 डिग्री का बोगांश था और वो कम्युलेटिव आगे चल रहा था। इसी प्रकार चंद्रमा का भी बोगांश कम्युलेटिव आगे चलता है 13.5 के हिसाब से, आगे 27 डिग्री फिर 40 डिग्री इतने तक एक बोगांश चलता है एक 24 घंटे के अंदर। तो ये तीनों चीज़ें, चारों चीज़ें मैंने बता दी, चंद्रमा का बोगांश, चंद्रमा की क्रांति और सूर्य का बोगांश और सूर्य की क्रांति। तो अब हमारे को जैसे सूर्य की क्रांति निकालनी होती है तो उसका थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। मैंने वैसे इसके लिए अलग से वीडियो बना रखा है, उससे भी देख सकते हैं कि किसी हमारे को 90 डिग्री पे चाहिए, ये हाँ चाहिए 21 जून को सूर्य का बोगांश, सूर्य की क्रांति कितनी होगी। तो 21 डिग्री को ये तो हमारे को पता ही है, क्योंकि 21 जून को मैक्सिमम क्रांति होती है 23 डिग्री की। तो हम इसको छोड़ देंगे, आगे लेंगे, मान लो 21 अप्रैल को लेने हैं। 21 मार्च को तो हमारे को पता है कि 0 है, तो साइन कितने 21 अप्रैल को थीटा कितना होगा, इसकी क्रांति कितनी होगी, किसकी, सूरज की क्रांति, ये थीटा जो है कितने एंगल है वो उसकी क्रांति कहलाएगी 21 अप्रैल की। और साइन 21 अप्रैल को कितने दिन बीत गए, 31 दिन बीत गए, 31 डिग्री बोगांश आ गया। साइन 31 बोगांश, साइन बोगांश, जितना दिन का मतलब हमारे को जिस दिन की क्रांति निकालनी है तो उस दिन की कितना बोगांश आ गया वो, इनटू मैक्सिमम क्रांति कितनी है, साइन 23 डिग्री 20 मिनट जो भी है, मैक्सिमम क्रांति लगभग इतनी होती है। तो ये इसका वैल्यू निकाल लेंगे। इसकी वैल्यू मान लो आई
कुछ भी आई, वो लगभग आई 0.4 समथिंग। तो 21 अप्रैल को कितनी होगी इसकी, तो इसका 0.4 का इन्वर्स कर लेंगे थीटा, तो वो कितना आ जाएगा, 0.4 भी से भी कम आएगा, वो लगभग आएगा 12 डिग्री या 11 डिग्री। तो एक 30 दिन के अंदर 11 डिग्री या 12 डिग्री चल लेता है सूरज, क्रांति आ जाती है, 12 डिग्री ऊपर चढ़ जाता है सूरज, 11-12 डिग्री। तो ये मैंने लगभग कैलकुलेशन बताई है आपको। तो साथियों ये इस प्रकार हम सूर्य की क्रांति निकालते हैं। तो जब सूर्य की क्रांति और सूर्य का भोगांश चंद्रमा की क्रांति और चंद्रमा के भोगांश के बराबर होता है, तब उस टाइम सूर्य ग्रहण होता है। तो इस प्रकार हम सूर्य ग्रहण निकाल लेते हैं, क्योंकि इसकी प्रत्येक दिन का हमारे को इसका सूर्य का भोगांश, सूर्य की क्रांति, ये सब टेबल बनाते हैं प्रत्येक दिन की। तो और इसी प्रकार चंद्रमा की क्रांति और चंद्रमा का भोगांश निकालते हैं प्रत्येक दिन का कैलकुलेशन के द्वारा। तो ये तो मैंने थोड़ी वैज्ञानिकता और ये बताई। और इसके पीछे अब मैं ये बताने वाला हूँ कि भाई जैसे हमारे को सूर्य का मैंने ये बताया, सूर्य की क्रांति और सूर्य का भोगांश, ये हमारे को अंग्रेजी महीने में कैसे पता चलता है कि सूर्य ग्रहण है और चंद्र ग्रहण है। तो इसके लिए सबसे पहले हमारे को ये जानना जरूरी है, हमारे को ये पता नहीं है आज 99.99% लोगों को कि हमारा सूर्य मास पहले बनता है। वास्तव में सूर्य मास के आधार पर ही चंद्रमास बनाया जाता है। जैसे पोष मास, फागुन, ये चंद्रमास हैं और सूर्य मास हैं। जैसे शुरू करते हैं कहाँ, मधु मास से, मधु, माधव, शुक्र, शुचि, और इस तरीके से नभ, नभस्य, ईशूर्च और सहस्य, तपस्य, ये 12 महीने होते हैं, ये सूर्य मास के अनुसार चलते हैं। तो इसका अलग से मैंने वीडियो बना रखा है, क्योंकि उस सूर्य मास को जो हमारे उस सूर्य मास के आधार पर जो टेबल बनती है, उसके अंदर इसकी गणना आ जाती है कि इस दिन अमावस्या है, इस दिन पूनम है, और इस दिन ये फिर चंद्रमास बनता है अमावस पूनम के हिसाब से। और फिर उसी हिसाब से उसके अंदर ये तारीख जैसे टेबल बनी, टेबल बन के उसके अंदर ये जब मैंने बताया कि जैसे सूर्य ग्रहण होगा तो सूर्य का भोगांश और चंद्रमा का भोगांश एक ही होगा लगभग, और सूर्य की क्रांति और चंद्रमा की क्रांति भी लगभग एक ही होगी, और दोनों पूरे एग्जैक्ट एक होंगे तो पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा। इसी तरीके से चंद्र ग्रहण भी होगा। चंद्रमा के और सूर्य के भोगांश में 180 डिग्री का अंतर होता है, और सूर्य की क्रांति और चंद्रमा की क्रांति पॉजिटिव, यहाँ चंद्रमा की क्रांति अपोजिट होती है। यहाँ अगर सूर्य की क्रांति 12 डिग्री ऊपर है तो यहाँ चंद्रमा की क्रांति 12 डिग्री नीचे होगी, और सूर्य का भोगांश मान लो 120 डिग्री है तो चंद्रमा का भोगांश 300 डिग्री होगा, तो ये 180 डिग्री का फर्क होगा। तो ये चंद्र ग्रहण होता है। तो पहले इसको अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। हमने आज तक ये नहीं सोचा होगा कि भाई हमारी जो है, हम इसको कैसे कोरिलेट करते होंगे कि फलाने दिन सूर्य ग्रहण होगा। हम अंग्रेजी महीने जो लेते हैं सूर्य के, उसको कैसे कोरिलेट करते हैं, कभी नहीं सोचा। हमारे को ये सोचने की ज़रूरत है आज कि भाई ऐसा कैसे कर देते हैं। वास्तव में पहले हमारा सूर्य मास बनता है जो 20-21 फरवरी से शुरू होता है, पहला महीना, और दूसरा महीना फिर इसी हिसाब से पहले 30 और फिर 31 दिन के, जो सूरज जब पृथ्वी जब सूरज से थोड़ी दूर चलती है तब वो 31 दिन के 5 महीने होते हैं, और फिर वापस 30 दिन के महीने होते हैं सारे, जब सूरज के नज़दीक से निकलती है। तो इसका पूरा वीडियो बना के मैंने अच्छी तरह से समझा रखा है। तो ये बहुत ही रोचक जानकारियाँ हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा और हिंट दे देता हूँ कि हमारे पूर्वजों ने कितनी बड़ी गणित के अंदर उनका योगदान रहा है। तो साइन 0 हमारी एक्चुअली क्या है कि गिनती जो है 1 से शुरू नहीं होती। जैसे हम कहते हैं ना 1, 2, 3, 4, 5, 6, मैंने ये हिंदी की गिनती लिखी है, और ये 9। तो ये एक्चुअली क्या है, 0 से शुरू होती है गिनती, क्योंकि 0 और 1 के बीच में अनंत संख्याएं आती है। क्योंकि साइन 0 की वैल्यू, जो मैथ का स्टूडेंट होता है उसका मतलब उसको पता होता है साइन 0 की वैल्यू 0 और साइन 90 की वैल्यू 1। तो इसके 0 और 90 के बीच में 90 एंगल, मतलब ये तो 1 डिग्री होते हैं। मिनट और सेकंड के अंदर तो बहुत छोटी छोटी संख्याएं होती हैं।
तो अगर साइन 1 सेकंड गया हूँ मैं, तो उसका मतलब होता है 0.000 का समथिंग। तो वो उसकी अपना वैल्यू होती है, बहुत बड़ी वैल्यू होती है अगर सूरज और पृथ्वी के हिसाब से देखें तो। क्योंकि इसको मैं अगर समझाने लगूंगा तो शायद ज़्यादा टाइम हो जाए, मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ। क्योंकि कई बार क्या होता है कि सूरज जो पृथ्वी जो होती है, सूरज के चारों तरफ प्लेन तो लगभग एक ही होता है, परंतु कभी कभी 1 सेकंड नीचे आ जाती है पृथ्वी और 1 सेकंड ऊपर चली जाती है लगभग। तो जब 1 सेकंड नीचे जा जाती है तो 1 सेकंड की वैल्यू इतनी बढ़ जाती है कि पृथ्वी 1700 किलोमीटर नीचे गोता लगा लेती है, सूरज से इतनी दूर है। तो इसका 1 सेकंड का कितना फर्क पड़ जाता है। तो है वो एक ही, लगभग एक ही प्लेन, परंतु 1 सेकंड कोई बहुत बड़ी वैल्यू नहीं है 1 सेकंड, परंतु हमारी डिस्टेंस कितनी नीचे गोता खा गई, पृथ्वी 1700 किलोमीटर नीचे गोता खा गई। तो ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं, इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो हमारे को जाननी चाहिए। तो मैं ये बता रहा था कि हमारे जो ऋषि मुनियों ने या हमारे पूर्वजों ने हमारे को गिनती नंबर सिस्टम बना के दिया है। ये नंबर सिस्टम सब जगह इसको बाद में ऐसे कर दिया गया है, वास्तव में ये ऐसे था पहले और सब जगह यही काम आता था, जो सिर्फ साइंस में थोड़ा सा चेंज किया गया है। और असली नंबर सिस्टम यही, बाकी कोई नंबर सिस्टम नहीं चलता। बाइनरी नंबर सिस्टम इसको देख के बनाया गया बाद में। नंबर सिस्टम का मैंने भी एक अलग से वीडियो बना रखा है कि नंबर सिस्टम कैसे बनते हैं और शून्य का आविष्कार कैसे किया गया था और नंबर सिस्टम कैसे बनाए गए थे, इसका पूरा एक अलग से वीडियो बनाया गया है। तो इसको भी आप देख सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं कि हमारे ऋषियों ने कितनी कितनी चीज़ें दी थी। अगर नंबर सिस्टम नहीं होता तो कोई भी विकास, आधुनिक विकास संभव नहीं था, कोई मशीन युग का आधुनिक विकास संभव नहीं था। तो जहाँ जहाँ जरूरत पड़ती है वो यही नंबर सिस्टम काम आते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों।